सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथा योग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन फल दीपिका पुस्तक को आधार मानकर हम लोग अध्ययन करते हैं एवं पुस्तक की बातों को समझने का प्रयास करते हैं। आज की कक्षा में हम लोग फल दीपिका पुस्तक के पृष्ठ संख्या 70 से आगे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा पिछली बातों को हम लोग पुनरावृत्ति कर लेते हैं। जहां तक हम लोगों ने कल की कक्षा में पढ़ा था, हम लोगों ने यह पढ़ा था कि यदि चंद्रमा अपने दृश्यकान अपने मित्र के दृश्यकान में हो तो जातक को उत्तम गुण, यदि चंद्रमा उत्तम वर्ग प्राप्त हो तो जातक बहुत भाग्यशाली होगा, अधिक अच्छे वर्गों में हो तो उत्कृष्ट फल समझना चाहिए। यहाँ पर हम लोगों ने यह सारांश तौर पर यह समझने का प्रयास किया था कि जो भी ग्रह अगर अधिकांशतः वर्ग कुंडलियों में अच्छे होते हैं वे अच्छे फल देते हैं। चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है, हम कोई भी काम अपने मन से ही करते हैं, इसलिए प्रधानता चंद्रमा की यहाँ पर दी गई है। अगर शनि ही अधिकांशतः वर्ग कुंडलियों में अपने अच्छी स्थिति में हो, अपने मित्र की राशि में हो, अपने उच्च की राशि में हो या स्व राशि में हो, तो व्यक्ति की कर्तव्यशीलता, ईमानदारी, वक्त की पाबंदी, समय की प्रतिबद्धता, अपने दायित्वों के निर्वहन करने में वह उत्तम होगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने कल की कक्षा में यह भी पढ़ा था कि कोई ग्रह का कारकत्व का प्रभाव कैसा करेगा, तो वह कैसे त्रिशांश में बैठा है यह देखे। त्रिशांश में बैठने का सर्वश्रेष्ठ फल, मध्यम फल इत्यादि सब बतलाएंगे। यानी कि त्रिशांश कुंडली में जो ग्रह अच्छी स्थिति में बैठा है, अपने स्वराशि उच्च राशि का बैठा है, तो उनके कारकत्वों में जीवन में उतनी समस्याएं नहीं आएंगी। अगर वह अपने मित्र की राशि में है तब भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन अपने शत्रु की राशि में या अपने अति शत्रु की राशि में यदि त्रिशांश कुंडली में बैठा है, त्रिशांश कुंडली में वह नीच की राशि में है, तो उस ग्रहों के कारकत्वों से संबंधित समस्याएं जीवन में ज्यादा कदा उनकी दशाओं में आती ही रहेगी। अब कब आएगी, तो उस ग्रहों की दशाओं में आएगी। यहाँ तक हम लोगों ने कल की कक्षा में पढ़ा था। हम लोगों ने कल की कक्षा में यह भी पढ़ा था कि गुलिक एवं मांदी दोनों एक ही है। गुलिक एवं मांदी दोनों एक ही वस्तु है, किंतु बहुत से लोग भ्रमवश इसको भिन्न भिन्न मानते हैं। हम सबों को अपनी भ्रम को समाप्त कर लेना चाहिए। और जब भी हम लोग पुस्तक को, किसी भी पुस्तक को पढ़े, तो पुस्तक के प्रणेता एवं पुस्तक के टीकाकार दोनों को ही अपने अंतर मन से अभिवादन प्रणाम अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के ज्ञान के फलस्वरूप आज हम लोग कुछ सीखने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए पुस्तक के प्रणेता एवं टीकाकार को अंतर्मन से अभिवादन जरूर करना चाहिए। यहाँ पर लिखा जा रहा है, हाँ, जो त्रिशांश कुंडली में जो खराब स्थिति में है उनके कारकत्वों का उस ग्रहों से संबंधित फलों में समस्या आएगी। वह कब आएगी, तो उन ग्रहों की दशाओं में आएगी। किसी भी फल के लिए तीन चीजों का होना आवश्यक है। तीन चीजों का होना आवश्यक है। एक, संबंधित ग्रहों की दशा, दूसरा योग, तीसरा गोचर का प्रभाव। कहने का मतलब, अगर कुंडली में कितने भी बुरे योग बने हुए हैं, अगर उस ग्रह की दशाएं अंतरदशा नहीं मिल रही है, अंतरदशा नहीं आ रही है, तो सामान्यतः वह बुरे योग नहीं देते। अगर योग कुंडली में बने, सबसे पहले तो सबसे पहला प्राथमिकता होता है योग का, कि क्या कुंडली में बुरे योग बने हुए हैं। तो यदि बुरे योग बने हुए हैं तो वह कब अपना फल देंगे, तो ग्रहगण अपनी दशाओं में फल देंगे। यह दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन, जब ग्रहों की दशाएं चल रही है उस वक्त जब गोचर में वे ग्रह खराब स्थिति को होंगे
अपने नीच राशि में गोचर कर रहे हो, अपने शत्रु राशि में गोचर कर रहे हो, या वह ग्रह गोचर के किसी दूसरे ग्रह के द्वारा पीड़ित हो रहे हो, या वह ग्रह गोचर में अस्त हो रहे हो, वे ग्रह गोचर में मृतावस्था को प्राप्त जब कर रहे हैं इत्यादि, यानी यह है गोचर का प्रभाव। अगर वही ग्रह त्रिशांश कुंडली में उत्तम स्थिति में है तो व्यक्ति को उस ग्रह से संबंधित कारकत्वों में अच्छा लाभ होगा। यहाँ पर लिखा जा रहा है उत्तम धन भाग्य पदवी को प्राप्त करता है। तो यदि लग्नेश हो, चंद्रमा हो, दशमेश हो तो उत्तम पदवी यानी कि थोड़ा सा मान मर्यादा की वृद्धि, चंद्रमा है, नवमेश है, सूर्य इत्यादि है जो भाग्य भाव से संबंध रखने वाले भाग्य की वृद्धि, या कोई भी हमारे जीवन में कोई भी अच्छा काम होता है तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारा नाम यश बढ़ता है, तो नाम यश के साथ में भाग्य की भी वृद्धि होती है। उत्तम धन, धन का मतलब ये नहीं कि केवल पैसा ही धन है, केवल पैसा ही धन है यह कोई जरूरी नहीं। व्यक्तित्व भी एक प्रकार का धन होता है, ज्ञान भी एक प्रकार का धन होता है। तो व्यक्तित्व में वृद्धि, किसी पर भी प्रकार के सकारात्मक गुणों की वृद्धि होती है तो हमारे वह भी एक प्रकार का धन ही है। यह हम लोगों ने कल की कक्षा में अध्ययन किया था। अब आइए आज की कक्षा में हम लोग पृष्ठ संख्या 70 से आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं कि क्या लिखा जा रहा है। अब यहाँ पर जो लिखा जा रहा है कि अपनी उच्च राशि में ग्रह प्रदीप्त कहलाता है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में इसे सुखित कहते हैं, अपनी स्वराशि में ग्रह स्वस्थ होता है, मित्र के घर में मुदित होता है, सौम्य ग्रह के वर्ग में हो या सौम्य ग्रह से युक्त हो तो शांत कहा जाता है। यह क्या है? और भी बातें लिखी गई है। जब किसी ग्रह का प्रकाश मंडल पृथ्वी से दिखाई दे यानी कि सूर्य के समीप रहने के कारण अस्त न हो, जब किसी ग्रह का प्रकाश पृथ्वी मंडल से दिखलाई दे अर्थात सूर्य के समीप रहने के कारण ग्रह अस्त न हो, ऐसा ग्रह सख्त कहलाता है, अर्थात सुप्रभाव दिखाने की ताकत उसमें होती है। अस्त ग्रह बहुत निकृष्ट फल देता है, इतना कमजोर रहता है कि वह कुछ भलाई करने के काबिल नहीं रहता। अस्त ग्रह को विकल भी कहते हैं, अर्थात यदि अस्त न हो तो सख्त, यदि अस्त हो तो विकल। जो ग्रह युद्ध में दूसरे ग्रह से हारा हुआ हो उसे निपीड़ित कहते हैं, जो पापग्रहों के वर्ग में हो उसे खल कहते हैं, जो शत्रु गृह में हो उसे पूर्ण दुखी यानी कि शत्रु के घर में हो, राशि में हो उसे पूर्ण दुखी, जो अपनी नीच राशि में हो उसे अति भीत। अब यहाँ पर यह क्या है? ग्रहों की अवस्था, ग्रहों की अवस्था। अवस्था कई प्रकार से देखे जाते हैं, अवस्था कई प्रकार से। गुरु जी इसमें एक सवाल है गुरु जी। हाँ जी। सवाल ये है कि जो खलयोग जो बनेगा वो लगन कुंडली से देखेंगे या वर्ग कुंडली में ही जो उसके 3, 6, 8, 12 या 11 जो हुए उसके अनुसार देखेंगे? देखिए आप बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, यही तो हम लोग, हम मनुष्यों में आपकी बात नहीं कहते, हम मनुष्यों की बात करते हैं, हम अपने को स्वयं को भी उसमें समाहित करते हैं। आपके बातों को हमने एक एक शब्दों को समझा। यहाँ पर लिखा गया है जो ग्रह, जो पापग्रह, जो पापग्रह के वर्ग में हो
पापग्रह के वर्ग में हो, तो वर्ग कैसे कहते हैं कि कम से कम वर्ग कुंडली, दो चार जो आवश्यक जो वर्ग कुंडलियां हैं। अब फूफा बैठा बैठा यही कर, पंखा बंद कर दिया, ठीक बता बैठा। अब कहने का मतलब सबसे पहले तो लग्न कुंडली, सबसे पहले लग्न लगन। कुंडली जिसे भाव कुंडली कहते हैं, भाव कुंडली। उसके बाद में मुख्य रूप से D3 कुंडली, उसके बाद में D9 कुंडली, इसके बाद में D10 कुंडली। कम से कम 4 कुंडलियां तो देखनी ही चाहिए। और उसके बाद में जो महत्वपूर्ण कुंडली होता है वह D30 कुंडली, या कम से कम 5 कुंडली देखना चाहिए, कम से कम 5 कुंडली जरूर देखना चाहिए। यदि इन 5 कुंडलियों में, हालांकि सभी कुंडलियां अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अन्य कुंडलियों का कुछ प्रभाव अलग के क्षेत्रों में चला जाता है, अलग के क्षेत्रों में चला जाता है। चला जाता है। लेकिन D3 कुंडली जैसा कि त्रिशांश कुंडली जो हुआ, यह हमारे दुर्भाग्य को निर्देशित करता है, जैसा कि अभी क्वेश्चन पहले हम लोगों ने पढ़ा। जो ग्रह खराब होंगे, शत्रु राशि में होंगे, पाप ग्रह की राशि में होंगे, तो उससे संबंधित समस्याएं, यह हमारे कर्म की कुंडली हो गई। अगर कोई ग्रह अगर कर्म कुंडली में यानी कि विटेन कुंडली में खराब हो जाता है, तो उस ग्रहों से संबंधित कारकत्वों का जब काम आएगा तो हम अच्छे ढंग से नहीं करेंगे, हमारे व्यक्तित्व को खराब करेंगे। D9 कुंडली ग्रहों के स्वभाव को दर्शाता है। अगर जो ग्रह D9 कुंडली में खराब होगा तो उस ग्रहों से संबंधित कार्यों को करने में हमारा स्वभाव में उत्तमता नहीं होगी। D3 कुंडली हमारे ऊर्जा, उत्साह, पराक्रम को दर्शाता है। जो ग्रह D3 कुंडली में खराब होगा, हमारे ऊर्जा, उत्साह इत्यादि को खराब करेगा। अब ये सभी, अगर कोई ग्रह इन सभी कुंडलियों में खराब हो जाए, अपने अति शत्रु की राशि में हो जाए, पाप ग्रहों के वर्ग में हो जाए, तो उसका उत्साह भी खराब, उसका स्वभाव भी खराब, उसका कर्तव्य भी खराब, और दुर्दशा भी खराब। तो फिर भाव कुंडली में एक अगर अच्छा भी है, तो क्या वह ग्रह अच्छा फल देगा? नहीं दे। अब हम आपसे यह पूछना, आपसे नहीं, हम आप सबों से पूछना चाहते हैं कि साधारणतया लोग भाव कुंडली जो साधारणतया जो जनरेट होती है या बनाते हैं, अब तो जनरेट शब्द ही कहा जाएगा, या कि सॉफ्टवेयर से लोग कुंडली जनरेट कर लेते हैं। हम भी करते हैं, सभी कोई करता है। 1 सेकंड, 2 4 सेकंड, 10 सेकंड में, कुछ ही सेकंडों में सभी कुंडलियां सामने आ जाती है। अब कुछ सेकंड क्या, आज से अगर 25 वर्ष पहले की अगर कुंडली बनानी है तो कुछ घंटे लग जाएंगे उस सन के पंचांग को ढूंढने में। हो सकता है कि कुछ दिन भी लग जाए। तो केवल भाव कुंडली को आधार मानकर यदि हम लोग फलादेश करते हैं, पुस्तक के नियमों का अवलोकन करके लगाते हैं, चलते हैं, तो क्या फलादेश पुस्तक के नियमों के आलोक में सही हो पाता है? नहीं हो पाता। इसलिए वर कुंडलियों का सहारा हम लोगों को लेना ही चाहिए। तो जो ग्रह पाप ग्रहों के वर्ग में हो, यानी कि अधिकांशतः वर कुंडलियों में तो खल है, लेकिन सीखते तो हैं हम लोग भाव कुंडली से ही, लग्न कुंडली पर ही हम लोग सीखते हैं, और उन्हीं सभी नियमों को हम लोग पर कुंडलियों पर भी लगाते हैं। लगाते हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया कि जो ग्रह पापग्रह या ग्रहों के वर्ग में हो, अगर केवल एक ही कुंडली की बात होती तो सीधे लिखा जाता कि पापग्रह की राशि में हो। केवल एक कुंडली में नहीं देखना है, अधिकांशतः वर कुंडली में देखना है।
अब इस सभी चीजों को हम लोग एक कुंडली पर समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए, यहाँ पर हो गई कुंडली। अब हम लोग जो यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी देखा, अभी हम लोगों ने जो ग्रहों की जो 10 अवस्थाओं के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा, वह क्या क्या है। एक दीप्त, अगर मान लिया जाए कि दीप्त ग्रह के लिए कहा गया है कि जो ग्रह अपने उच्च राशि में हो, सामान्यतः हम लोगों को यहाँ पर इसके दो भागों में बांट देने, एक अच्छे फल और एक दूसरे फल, अच्छे फल एवं बुरे फल। अगर कोई ग्रह अपने उच्च राशि में हो या अपने मूल त्रिकोण राशि में हो, अपनी राशि में हो, अब मान लिया कि मंगल की ही बात की जाए, तो मंगल देव अपने उच्च राशि में हो, अपने स्व राशि में हो। रुकिए जरा सा, इसको हम क्या करते हैं, मंगल देव अगर 1 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि या 10 नंबर की राशि में हो गए, यह तो अच्छी स्थिति हो गई, यह अच्छी स्थिति हो गई। और मित्र कैसे देखें, तो पंचधा मैत्री के अनुसार। अब यही मंगल, अगर हम यहाँ पर किसी भी लग्न की कुंडली बना लेते हैं, जैसे कि 4 हुआ तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 ग्रहों को हम लोग स्थापित कर लेते हैं। कोई भी ग्रह कहीं भी रख दें, जैसे चंद्रमा को यहाँ रख लिए, सूर्य को यहाँ रख दिए, गुरु को यहाँ रख लिए, शनि को यहाँ रख लिए, बुध शुक्र को यहाँ रख लिए, राहु को यहाँ रख लिए, केतु को यहाँ रख लिए, तो सूर्य चंद्रमा, मंगल को भी कहीं रख लीजिए, यहीं पे रख लीजिए मंगल, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु सभी ग्रह। अब इसको यदि अपने मित्र की राशि में हो तो पंचधा मैत्री के अनुसार से देखना चाहिए, क्योंकि नैसर्गिक मित्रता जो है वह सामान्य नियम है, वह पूरे ब्रह्मांड के सभी लोगों के पर लिए निर्भर, सभी लोगों के लिए है। लेकिन हर व्यक्ति ब्रह्मांड में अपने आप को खास व्यक्ति होता है, इसलिए उनके जो खास समय में जो जन्म हुआ है, खास समय में जो कुंडली बनी, या जो नक्षत्रों का या आकाशीय ग्रहों का जो गोचर रहा, वह उनके लिए किस स्थिति में उनकी जन्म। तो पंचधा मैत्री को हम सबों को समझना चाहिए, जरूर विचार करना चाहिए। अब यही मंगल, अब यही जो मंगल देव हैं वह शुक्र की राशि में है। तो यह अच्छे फल प्रदाता है या बुरे फल प्रदाता है, स्थिति के आधार पे, क्योंकि अपने यह स्व राशि में नहीं है। अगर यही मंगल 1, 8 या 10 नंबर के राशि में होते तो अच्छे फल प्रदाता होते सामान्यतः, लेकिन अपनी राशि में नहीं है। तो क्या मित्र की राशि में है, तो शुक्रदेव मंगल को कैसे क्या मानते हैं, शुक्रदेव मंगल को सम सम मानते हैं। शुक्रदेव मंगल को सम मानते हैं और मंगल भी शुक्र को सम मानते हैं ना। जी। तो यहाँ तो ये अपने सम राशि में हो गए, लेकिन अब यहां पर देखा जाए शुक्र से तीसरे भाव में मंगल है, मंगल से तीसरे भाव में 11वें भाव में शुक्र है, तो यहाँ पे तो तत्कालिक मित्रता हो गई। तो मंगल यहाँ पर मित्र राशि में हुआ या सम राशि में हुआ, मित्र, अच्छे फल प्रदाता हो गया।
और यह मंगल 7वें भाव को उच्च राशि उच्च दृष्टि से देख रहा है, और यहाँ दसम भाव को अपनी स्वराशि मूल त्रिकोण राशि को देख रहा है, एवं अष्टम दृष्टि से फिर यहाँ शुक्र की दूसरी राशि को देख रहा है। तो शुक्र की एक राशि में बैठकर शुक्र की दूसरी राशि को देख रहा है, और शुक्र से इनकी तत्कालिक मित्रता भी बन गई, समता की स्थिति भी है। तो यह जहां बैठा हुआ है वहां के लिए भी अच्छे फल देगा, सप्तम भाव के लिए भी अच्छे फल देगा, दसम भाव के लिए भी अच्छे फल देगा, एवं आय भाव के लिए भी अच्छे फल देगा। कहने का मतलब यह है कि पुनः हम लोग पुस्तक पर चलते हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया है, वहां से भी आप शामिल हो सकते हैं। हम लोगों को कम से कम सभी चीजों को समझना है, सभी चीजों को समझना है। जो ग्रह उच्च राशि में है अधिकांशतः वर्ग कुंडलियों में अच्छा फल देगा। यह भी समझना है कि लग्न कुंडली में, लग्न कुंडली क्या है? दिखावा है। लग्न कुंडली दिखावा है, फॉन्ट दिखावा है। वास्तविकता क्या है? वर्ग कुंडली है। वास्तविक वास्तविक वर्ग कुंडली है। आप लोग इस बातों के लिए किसी एक व्यक्ति या अपने ऊपर भी ज्यादा व्यक्ति अध्ययन नहीं कर पाता सही ढंग से, किसी भी अन्य व्यक्ति की कुंडली जो आपके मित्र हो, यदि उनकी कुंडली डेट ऑफ बर्थ जानकारी हो तो उनकी कुंडली को जनरेट करें और देखें क्या लग्न कुंडली में अच्छी स्थिति है। उदाहरण दिया, कोई भी भाव के लिए, चाहे सप्तम भाव हो या दसम भाव हो या पंचम भाव हो या चौथा भाव हो या आठवां भाव हो, कोई भी भाव को आधार ले लें। अगर लग्न कुंडली में सप्तम भाव, भाव कुंडली जिसे हम कहते हैं, आप लोग जो बोलते हो, यानी कि जो कुंडली जनरेट करते हैं तो जो D1 बनता है उसमें अगर सप्तम भाव में शुभग्रह है, सप्तम भाव में शुभग्रह है, सप्तम भाव के स्वामी अच्छे स्थिति में हैं, कहीं भी है, किसी भी भाव में है, शुभ भाव में हो, अपने मित्र राशि में हो, ऐसी स्थिति में हो कि देखने में ठीक ठाक, किसी शुभ ग्रह का प्रभाव भी पड़ रहा हो तो क्या होगा? दिखेगा बाहरी दृष्टिकोण से इनका दाम्पत्य जीवन अच्छा चल रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं है, या इनकी पार्टनरशिप या दोस्ती या जिसके सहयोग से काम करते हैं या सब कुछ ठीक ठाक है। परंतु वही नवमांश कुंडली का सप्तम भाव यदि पीड़ित हो जाए, यदि नवमांश कुंडली का सप्तम भाव पीड़ित अगर हो जाता है तो जीवन कुछ ठीक ठाक नहीं रहता। बाहर से देखने में अच्छा लगेगा लेकिन अंदरूनी मामलों में उतना ठीक ठाक नहीं रहता। अगर 10वां भाव आपका उत्तम दिख रहा है लग्न कुंडली में, और वर्ग कुंडली का 10वां भाव माने D10 का लग्न और 10वां भाव खराब है, या D10 कुंडली खराब है, तो बाहरी दृष्टिकोण से देखने में लगेंगे कि आपके कार्य बहुत अच्छे हैं, आपके मित्र के काम बहुत अच्छे हैं, परंतु मित्र अपने आप में परेशान है कार्यों से। यानी कि वास्तविकता क्या हो जाती है? वर्ग कुंडली हो जाती है। वास्तविकता वर्ग कुंडली हो जाती है। वास्तविकता। गुरु जी, हाँ जी सर इसमें लिखा है ना कि जो पाप ग्रह या ग्रहों के वर्ग में हो, तो ग्रहों के वर्ग में से क्या तात्पर्य है सर इसमें? अभी आते हैं, उसी बात पर आते हैं। हम लोग, एक मिनट, जरा सा लैपटॉप का बैटरी इंक्रीज हो रहा है। हाँ, हम आपकी ही बातों पर आते हैं। यहाँ पर 6-7 शब्द ही है।
हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी पुस्तक पढ़ते पढ़ते व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज नहीं। हम लोग केवल लग्न कुंडली पर ही समझें, और यदि अधिकांशतः कुंडलियों में जो ग्रह जितना अच्छा है उतना अच्छा फल देने वाला है, जो जितना अधिक खराब है खराब फल देगा। जब हम लोग फलादेश पर चलेंगे तो इन सभी चीजों को लगाएंगे, वहां पर सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। केवल लग्न कुंडली पर समझे कि अच्छा फल कौन देता है, तो जो उच्च राशि में है अच्छा फल देता है, जो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है वह अच्छा फल देता है। अब सभी ग्रहों की उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि कैसे देखे तो यहाँ पर लिखा गया है। अब सभी ग्रहों की उच्च राशियां सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि, सभी ग्रहों की उच्च राशियां यहाँ लाल रंग से लिखी गई है। अच्छे फल। सभी ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि हमने यहाँ लिख दिया है। अच्छे फल। जैसे देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि 9, चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि 2, अच्छे फल। पुनः इसके बाद में देखें, जो ग्रह अपनी स्वराशि में हो स्वस्थ कहलाता है, तो ये भी फल अच्छे देते हैं। अब सभी ग्रहों की स्वराशियां यहाँ पर लिख दी गई है। आप सबों को पूर्व से भी ज्ञात है, यदि स्मरण में नहीं है तो यहाँ से देखकर नोट कर सकते हैं, या वीडियो तो आपको मिलेगी वहां से भी। नहीं, इसके बाद में मित्र के घर में मुदित, तो यह मित्र के घर कैसे देखेंगे? तत्कालिक मित्रता यानी पंचधा मैत्री बनाएंगे। क्या करेंगे? पंचधा मैत्री के अनुसार से देखेंगे। तो अच्छा फल देने वाले सौम्य ग्रह के वर्ग में हो, यानी कि जो ग्रह शुभ, अधिकांशतः कुंडलियों में या वर्तमान में लग्न कुंडली की बात करें तो जो ग्रह शुभग्रह के राशि में, यहाँ पर शुभग्रह किस लिए, किस चीज के लिए देखा जाना है? जो कुंडली के कारक ग्रह हैं उसे भी शुभग्रह कहा जाता है। कारक ग्रहों को शुभग्रह कहा जाता है, चाहे वह लग्नेश यानी कि प्रथम भाव के स्वामी, ये 5वें भाव के स्वामी एवं 9वें भाव के स्वामी, चाहे पापक ग्रह हो चाहे शुभग्रह हो, ये सदैव शुभग्रह का काम करते हैं, सुफल देते हैं। तो इनकी राशियों में हो तो शांत कहते हैं। शांत ग्रह भी सामान्यतः अच्छा ही फल देता है, वो बुरा फल नहीं देता। अब यहां पर लिखते हैं अपनी उच्च राशि, मूल त्रिकोण, फिर स्वराशि, मित्र राशि, शुभ राशि यानी कि शुभ ग्रह की राशि। इसके बाद में लिखा गया शुभ राशि, मतलब समझ गए ना जी? या शुभ राशि को दो कायदे से, एक नैसर्गिक शुभ राशि भी होती है, जो नैसर्गिक शुभ राशि 9, 12, 2, 7 एवं स्थिति के आधार पर 4 एवं 3, 6 भी, ये भी कभी शुभ राशि होते हैं, कभी अशुभ राशि हो जाते हैं, लेकिन नैसर्गिक रूप से यह शुभ राशि ही है। नैसर्गिक रूप से शुभ राशि होते हैं। तो इसमें यदि कोई ग्रह होता है तो नैसर्गिक शुभता तो है, यानी कि अंदर से तो शुभ है, लेकिन किसी कारणवश भाव के परिवर्तन अलग अलग रंगों में कभी कभी इन पर छाया पड़ जाती है। बुरे भाव के स्वामी होने से या बुरे भाव में पड़ जाने से अशुद्धता थोड़ी आ जाती है, लेकिन जो अंतर्मन से, जिसका अंतर्मन शुद्ध हो, अगर वह किसी परिस्थिति बस बुरे जगह पे उसको बैठना ही पड़े तो अंदर में तो शुभता है ही ना, जी। तो उतने अशुभ फल नहीं देते। चलिए इस सबको भी समझना है। तो शुभ हो गया। इसके बाद में
यह यहाँ तक अच्छे फल मिलते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया है कि जब किसी ग्रह का प्रकाश मंडल पृथ्वी से दिखलाई दे, अर्थात सूर्य के समीप रहने के कारण अस्त न हो, ऐसा ग्रह सख्त कहलाता है। अब इसके बाद में तब श्रेणी आता है सख्त का। यह भी थोड़ा कम फल देता है, मतलब अच्छा ही फल देता है। अब यहाँ पर कितने श्रेणी बन गए? सख्त ग्रह हम कैसे पहचानेंगे? 6 श्रेणी बन गई यहाँ पे। अगर मान लिया जाए कि कल की ही कक्षा में या किसी कक्षा में या इसी फल दीपिका पुस्तक के 52-53 पृष्ठ पर हम लोग पुनः चलते हैं। जब पुस्तक है तो फिर आधार का एकदम पढ़ लेते हैं। 46 51 इसी जगह हो। हाँ देखिए, अब यहीं पे अगर मंगल लिख दिया गया, मंगल सूर्य से 17 अंश की दूरी तक अस्त रहता है। सभी ग्रहों के बारे में लिखा गया है यहाँ पर। पंद्रह अंश तक से नहीं है। अब इसको पुनः हम लोग चलते हैं उसी पन्ना पर जहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। अब सख्त को हम लोग कैसे समझेंगे? मान लिया जाए कि सूर्यदेव यहाँ पर है और सूर्यदेव का अंशात्मक मान 25 है। शुक्र यहाँ पे है। अब शुक्र के लिए तो हम लोगों ने पुस्तक में नहीं पढ़ा, कल को पढ़ा 17 अंश। अब यहीं पे उदाहरण तौर पर हम लोग सूर्य को यहीं पे बना देते हैं। सूर्यदेव यहाँ हो गए। सूर्यदेव अगर सूर्यदेव यहाँ पर है, अंशात्मक मान ले जाए कुछ भी 13 है। अब मंगल इसी जगह है, तो मंगल के लिए अभी हम लोगों ने पुस्तक में कितने अंश तक पढ़ा? 17 अंश पढ़ा ना जी। तो 13 में 17 जोड़ देंगे, 13 में 17 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 13 17 30 हो गया कि नहीं हो गया? जी 30। अब इसको भी हम लोग समझेंगे। 13 में से 17 हम माइनस करेंगे तो 4 माइनस करने पे 4 तो 26 हो जाएगा ना। जी 26। मतलब कि 13 में से 17 कम करेंगे तो यहाँ तक आ गया, तो 13 अंश कम हो गया, तो फिर और 4 अंश कम कर दिए तो 26 अंश यहाँ हो गया ना जी। अगर मंगल यहाँ 26 अंशों तक है तब तो अस्त है। अगर यहीं पे मंगल अगर 23 अंशों का होता तो क्या होता? तब तो अस्त नहीं है ना। नहीं है। लेकिन अब यह अस्त के ठीक बगल में है तो यह सख्त हो गया। अगर यही मंगल अब 30 अंशों तक तो अब इस राशि में रहेगा तब तो मंगल अस्त ही है। अगर अपनी ही राशि में आ जाए, यहाँ पर 2 अंश का रहेगा तो ये तो 30 अंश तक तो अस्त ही है, 2 अंश ही तो आगे है, तो फिर यहाँ पर मंगल क्या हो गया? सख्त हुआ कि नहीं हुआ? जी हो गया सर। अगर यही सूर्यदेव यहाँ पर 10 अंशों के होते तो 10 और 17 27 हो गया। अगर इसी राशि में मंगल अगर 28 अंशों के होते या 29 अंशों के होते तो फिर क्या हो गए? अस्त नहीं है, विकल अस्त नहीं है। यह फल देने के में सक्षम है जी। लेकिन सूर्य के पास में ही है। ये सूर्य के पास में है। सूर्य के पास में है, अस्त नहीं है लेकिन सख्त है। यह भी ग्रह फल अपना देंगे। देता है। तो अब किस प्रकार से देता है? अब यहाँ पर देखिए जाए, श्रेणी कितने बने?
1 2 3 4 5 6 श्रेणी बन गए उच्च के ग्रह। हाँ अंजलि जी बोला जाए। गुरु जी, जैसे कोई ग्रह बुरे फल देने वाला हो और वो अस्त हो जाए तो वो बुरे फल नहीं देगा, और ज्यादा देगा। और ज्यादा देंगे। हाँ। ठीक है। अभी तो हम लोग फल पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी बुरे ग्रह बुरे स्थितियों में चले जाते हैं। पीड़ित होना अलग बात है, पीड़ित होना अलग बात है। अलग बात है, कमजोर इत्यादि अस्त होना अलग बात है। लेकिन अस्त है तो उनका असर तो कम हो जाएगा ना बुरे फल का। चलिए इस विषय वस्तु पर भी आते हैं, आपके विषय वस्तु पर भी आते हैं। अब यहाँ पहले इन 6 स्थितियों को समझ लेते हैं। उच्च राशि में सबसे उत्तम फल यानी कि 100% ना। जी। हालांकि इसी फल दीपिका पुस्तक में आगे यह भी कहा गया है कि यदि देवगुरु बृहस्पति नीच राशि के भी हो जाते हैं तो बुरे फल नहीं देते हैं, वह शून्य फल देते हैं। शून्य का मतलब कि ना बुरा फल देंगे ना अच्छा फल देंगे। अच्छा फल देंगे। हम लोगों में से कई सदस्य उस कक्षा में शामिल थे और वह शब्द को, उस वाक्य को हम सबों ने पढ़ा है, लेकिन पुस्तक की जो मांग होती है उसके आधार पे हम सबों को चलना चाहिए। तो यहाँ पर 6 हो गया, तो अब यहाँ पर 0, क्योंकि अब सख्त के बाद में सुप्रभात यहाँ पर लिखा अस्त ग्रह बहुत निकृष्ट फल दिखाता है। निकृष्ट मतलब खराब, निकृष्ट मतलब खराब। यहाँ सख्त तक अच्छा है, तो यहाँ पे 6 श्रेणियां बनेंगी। 100 में 6 से भाग दे दीजिए, 16 छक 96 यानी कि 16%। तो सख्त ग्रह 16% ही फल दे पाता है। फिर 32% शुभ राशि के ग्रह में हो, फिर 16 या 48 आधा यह फल दे पाता है। 16 चौका 64% अपने मूल राशि त्रिकोण राशि का, 16 पचे 80%, तब उच्च राशि में 100%। यानी कि ये नहीं कि ग्रह यदि शुभ राशि में है तो 100% फल देगा। यदि अस्त दोष ज्यों ही समाप्त हुआ उसी समय से ग्रह पूर्ण फल 100% फल दे देगा, वो भी वाली बात नहीं। अगर शुभ राशि में 100% फल दे और उच्च राशि में भी 100% फल दे तो फिर अंतर क्या हो जाएगा? उच्च राशि का मूल त्रिकोण राशि का, अगर मूल त्रिकोण राशि में भी 100% फल दे रहा है, उच्च राशि में भी 100% दे रहा है, तो फिर अंतर क्या हो जाएगा? इस प्रकार थोड़े थोड़े अंतर हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया था, थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि यदि उनके पहले मिटाते हैं, यदि कक्षा आप लोगों को अच्छी लगती हो तो इस कक्षा के बारे में अपने मित्रों को जरूर बतलाएं, क्योंकि ऐसी कक्षाएं फिर भविष्य में हमसे दोबारा हो न हो, कौन जानता है। क्योंकि हम अपनी कक्षाओं को धीरे धीरे बंद करना चाहते हैं, बंद कर देंगे। जो शुरू हो चुका है वह शुरू है, उसके बाद में नई कक्षा उम्मीद कम है। अब यहाँ पर देखा जाए पुस्तक क्या लिख रहा है। यदि राशि दृष्कान नवमांश आदि तीनों में स्ववर्ग उच्च वर्ग में हो तो उत्तम वर्ग कहलाता है। बहुत से ज्योतिषी 10 वर्गों में, कोई 3 वर्गों में शुभ प्राप्त उत्तम वर्ग मान लेते हैं। यह कम कहने का मतलब यह है कि हम सबों को कम से कम, अब यहाँ पर बहुत से ज्योतिषी 10 वर्ग को लेते हैं, बहुत से ज्योतिषी 3 वर्गों को लेते हैं, बहुत से ज्योतिषी 4-5 वर्गों को ले लेते हैं। तो हमारे गुरुजनों ने कहा है हमसे कि कम से कम 5 कुंडली को तो ही, जो हम लोगों ने थोड़ा देर पहले चर्चा किया था। जैसे कि
भाव कुंडली यानी कि D1 जरूर देखें, D3 जरूर देखें, D9 जरूर देखें, D10 जरूर देखें, D30 जरूर देखें। ये उत्तम है कि नहीं? अच्छा, इसके बाद में और हाँ, कक्षा के कई सदस्यों का कुछ प्रश्न था यहीं तक के बीच में। आप यदि आपके प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से न मिल पाया हो तो कृपया अपने प्रश्नों को पुनः दोहराएं। गुरु जी, अकारक ग्रह अगर मतलब उच्च का हो जाए तो वो अच्छा माना जाएगा या खराब? अकारक ग्रह, यह एक आपके नए ऐसे प्रश्न हो गए कि इसको समझना पूरी एक क्लास की बात है। वैसे मैं आपको बतला दूं कि उच्च के ग्रह के बारे में यदि कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में चला जाता है तो किसी भी पुस्तक में या किसी गुरुजनों के द्वारा यह नहीं कहा गया है कि उच्च के ग्रह बुरे फल देते हैं। कहीं आपने भी नहीं सुना होगा, नहीं किसी पुस्तक में पढ़ा होगा। दूसरी बात, इसी फल दीपिका पुस्तक में आने वाले समय में हम लोग यह भी पढ़ेंगे कि यदि कोई ग्रह बुरा फल दाता है और उनकी दशाएं भी चल रही है, लेकिन गोचर में यदि वह उच्च का है या गोचर में स्थिति उसकी अच्छी है तो वह बुरा फल नहीं देता। कुंडली में जितने भी ग्रह हैं सभी अकारक हैं और सभी कारक ग्रह हैं। जीवन में एक ही कोई उद्देश्य नहीं होता, एक ही प्रश्न नहीं होता, अलग अलग प्रश्न होते हैं। अलग अलग प्रश्नों के आलोक में अलग अलग अकारक ग्रह बनते चले जाते हैं। सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए जितने कारक ग्रह मारक ग्रह जो बनते हैं वो भाव के आधारित जो बनते हैं कि एकादश से सूर्य, षष्ठे सूर्य, द्वादश से सूर्य, यह भाव के लिए ठीक नहीं है। लेकिन यही यदि विद्या का विचार करना हो तो चौथे भाव के स्वामी अकारक बन जाते हैं। चौथे भाव के स्वामी अकारक बन जाते बन जाते हैं क्योंकि यह पांचवें भाव से 12वां बनता है। यदि बात विद्या की हो तो 10वां भाव भी ठीक नहीं फल देता, 12वां भाव भी ठीक नहीं फल देता किसी भी चीज को। साधना, पंचम भाव साधना का भी है, 12वां भाव भी ठीक फल नहीं देता। तो खैर 12वां तो खैर कुंडली के 6, 8, 12 में चला गया, 10वां भाव क्यों नहीं देता? चौथा भाव भी बुरा फल दे देता है। पंचम भाव के लिए तो ये दोनों भाव अकारक हो गए, लेकिन वह लग्न कुंडली से शुभ भाव में है तो वह लग्न को आनंद देगा। किसको आनंद देगा? लगन को लेकिन पंचम भाव को आनंद नहीं देगा, पंचम भाव का नुकसान करेगा। आनंद देगा लग्न को। 10वां भाव तो पंचम से षष्ठेश हुआ ना सर, हाँ षष्ठम जी, हुआ। हाँ जी, उसी बात पर आ रहे हैं। 10वें भाव के अगर आप काम करते हैं तो आपका मन आनंदित होगा, लेकिन पंचम भाव के विरोध में गया। छठा भाव उपचय भी होता है, तो व्यक्ति जितना संघर्ष करेगा उतना ज्ञान बढ़ेगा, मतलब उनकी दशाओं में जितना। छठा भाव, देखिए कुंडली के भावों को समझना हम सभी मनुष्यों के लिए बड़ी मुश्किल की बात है। कुंडली के भाव की समझ अभी तक हमें भी कुछ न कुछ नया
बात दिमाग में आ ही जाता है। छठा भाव संघर्ष का होता है, कर्तव्यशीलता का होता है कि टाइम टेबल का होता है। छठा भाव अनुशासन का होता है। छठा भाव प्रतिस्पर्धा का भी होता है ना। जी जी गुरु जी। जी। दसम भाव कर्तव्य का है, लग्न से 10वां कर्तव्य का है। लग्न से 10वां भाव लग्न के लिए यानी कि व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के लिए 10वां भाव कर्तव्य का भाव हुआ कि नहीं हुआ। हुआ। अब यदि पंचम भाव को आप लग्न मान लेते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में यानी कि व्यक्ति अपने में छठे भाव का गुण सभी विकसित कर दे, कर्तव्यशीलता, जितना बात मैंने कहा कि वक्त की पाबंदी हो, सही ढंग से हो, रूटीन हो, ये हो वो हो, ये सभी व्यक्ति अपने में समाहित कर ले और पंचम भाव समाहित करते हुए पंचम भाव का काम करने लगे यानी सीखने का काम करने लगे तो व्यक्ति कभी पीछे जाएगा, उधर वृद्धि जाएगी। अब यह चौथा भाव लग्न का है, लग्न की माता है, लग्न का घरेलू सुख है और यह पंचम भाव का 12वां है। आप लोग देखते होंगे कि अधिकांशतः व्यक्ति घर के प्रेम दुलार में पढ़कर पढ़ाई लिखाई खराब हो जाता है, पढ़ाई लिखाई खराब हो जाता है। जी गुरु। तो फिर चतुर्थेश का अच्छा होना क्या। अब तो यह पंचम भाव के लिए अकारक होगा कि नहीं हुआ। जी हो गया। इसी प्रकार सभी भावों के लिए हम सभी समझ सकते हैं। तो किसी भाव के लिए कोई ग्रह अकारक हो जाता है और वही ग्रह किसी प्रश्नों के लिए किसी भाव के लिए कारक ग्रह हो जाता है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसके उत्तर देते हुए भी व्यक्ति निरुत्तर सा हो जाता है। गुरु जी जैसे जो आपने उदाहरण कुंडली दी थी ना, बस शॉर्ट में बोलता हूँ मैं, जो आपने त्रिशांश कुंडली दी थी उदाहरण अभी कल, तो उसमें शनिदेव कन्या लग्न की कुंडली बन रही थी त्रिशांश में, और